मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बच्चा होने तक यहीं रुक जाऊंगी, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा? जरूरत नहीं। हाँ वो तो ठीक है, बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ। उनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। हाँ वो ठीक है। एक मिनट। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। हाँ मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो। अरे हम लगे से इसकी क्या जरूरत थी? अरे दीदी जरूरत तो थी, ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची। पसंद आए? बहुत ज़्यादा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जदक्षरं पदं रष्टं मात्राहीनं च कृतं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवा से भक्ताश्च स्वदेशो भोलत्रयम्। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइएगा। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये सब कैसे हुआ? सर रात को हमारे घर में पूजा थी सर। पंडित जी के आदेश अनुसार मैं वो बोले कि नारियल लेके बरगद के पेड़ में रख के आओ, मैं चला गया सर।
2 घंटे बाद देखा। घर की तलाशी ले, चल। सर देख के तो लगता है कातिल ने अपना गुस्सा निकाला है, लेकिन सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। आसपास पड़ोसियों में से किसी ने कुछ नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से मारा गया, हाथ पर काटे गए। लेकिन सर हाथ पैर क्यों काटेंगे फिर? क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था? मैं देखा था सर, वो उनके हाथ में सोने की कड़ी और पैर में पायल थी। शोम नहीं है, समझे? नहीं मालूम मुझे। हाँ सर, अंदर लॉकर भी को लॉकर तो तोड़ा गया है, पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन ढूंढो, आसपास के इलाके हमको छान मारो, पूछताछ करो, फॉरेंसिक को खबर दो और लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हाँ बस अब खाते हैं क्या? जी सर। ये पीक आपकी है? ये तो मैं कल सभी ने तो पर सर ये पक्का रमाकांत का नौकर मनोज और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर। दोनों की गंदी नजर थी साहब नीतू भाभी पर। सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम। ऐसा क्यों? सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है, जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ी। बात सुनिए, छोटा भाषण। शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। सबकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए। हाकिम से माफी भी। तुम मांगोगे मेरे पापा से माफी? खरगोश तू बैठ, चुप। इन चारों में से किसी पे शक है आपको? प्लीज सभी कर सकते हैं सर, सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे, तब भी पंकज फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ये सारा सामान कस्टडी में लो और इन एविडेंस को जांच के लिए भेजो। सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर। रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है, क्योंकि उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं, लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया, इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन मर्डर करनी पड़ी। और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए। नीतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो 2 आदमी के ही थे। किस तरह के कपड़े? सर जीन्स और शर्ट मिले थे और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई है। उसे पहले बेहोश किया गया और फिर उसके बाद उसके साथ रेप हुआ, लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, रेप के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई। मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इन सबके फोन भी स्विच ऑफ है। राजीव, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स खोलने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो।
मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए। तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे? ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले। महेंद्र, एक टीम बनाओ, आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो, गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ। लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। रमाकांत भैया, वो सुकाड़ी और उसका भाई दिलू दोनों सुबह से गायब है, और मैंने कजरी से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रही। जी सर, हमने कजरी से पूछताछ कर ली है। हाँ सर, और सुखाड़ी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हथियारों को? रमाकांत शांत हो जाओ, गाड़ी में आके बैठो, हम घर तक छोड़ देते हैं। हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या खास कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 15 घंटे से ऊपर हो गए मेरी बीवी को पकड़े हुए, और आप लोग को पता भी है कि इन लोगों ने किया, लेकिन अब तक आप लोगों में किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्यों? हम बहुत जल्दी आपकी बीवी के हथियारों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ, वक्त। हाँ ठीक है, वक्त दूंगा मैं। एकदम आप झक मार के पकड़ना होगा आपको मेरी बीवी के हथियारों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ट्रस्ट मी, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर सर। ये क्या है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। कौन हो तुम? क्यों बंधन बना कर रखा है लोगों को? वही जिसकी बीवी के कातिलों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को वक्त चाहिए। दिया मैंने वक्त, 48 घंटे है तुम लोगों के पास। मेरी नीतू की खूनी को पकड़ के लाओ यहां, और अगर 48 घंटे में नहीं पकड़ पाया ना, तो मैं इन सबको जिंदा जला दूंगा मैं। और इसके अलावा मैंने घर में अलग अलग जगह जलाने वाला तेल रख दिया है। बस एक माचिस की तीली की देर, फिर ऐसा ब्लास्ट होगा और तब कोहराम मच जाएगा। कोहराम! सर, रमाकांत के घर के आसपास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर रमाकांत के घर में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया तो आसपास के सारे घरों में आग लग जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कोशिश को छुड़ाने का। चलो। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने, कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो? हाँ? नहीं, ये झूठ है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि अपनी कदम पीछे हटा दो और घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं सच में ब्लास्ट कर दूंगा और तुम लाशें गिनते रहना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, मैं वादा करता हूँ। तुम हॉस्टेज को टच मत करो। सर एक काम करें, इसे घर के पीछे के रास्ते से 1-2 आदमी चुपके से ले जाना। बिल्कुल नहीं, ये साल फिर है।
दिमाग घूम गया इसका, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कातिल को निकालना। समझे कि नहीं? चलो सर। कजरी, इसको बुखार है? हाँ दीदी, वो बीमार है आजकल। मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 2 दिन से काम पे आई नहीं, तूने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दीदी, दवाई की दुकान से दवाई लाके दिया है। सुन, ये ले पैसे और इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और अच्छी दवाइयाँ लेना, ठीक है? अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है। और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा। ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। मालिक, पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। साहब जी, नमस्ते साहब जी। मैं महेश हूँ, ये हमारा लड़का विशाल है। वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना, हम लोग आ गए आपके पास। उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब। प्लीज हमारी सोनाली को बचा लीजिए। और सर, हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर। कुछ कीजिए साहब। हेलो रमाकांत, ये दोनों हमारे हवाले में हैं। इन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने नीतू को मारा है और उसके गहने चुराए हैं। अब छोड़ दो सबको। ठीक है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले इन दोनों से मुझे माफी मंगवानी है। पूरी जिंदगी ये महेश और उसके बच्चे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचते आए हैं। अब मकतूब से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। प्लीज हमारी सोनाली को छोड़ दो प्लीज। इतनी आसानी से नहीं। पहले जमीन पर थूक फेंको एक बार, सबूत के तौर पर कि इन दोनों ने मेरी बीवी को मारा है और गहने चुराए हैं। बस दिखा दे। गहने? हाँ, नहीं है ना? मतलब ये दोनों मेरी बीवी के कातिल नहीं है। मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ, वरना इन सबको मैं सचमुच जिंदा जला दूंगा। सर, मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। ए, तुम इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? सर, मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में शादी भी करने वाले थे, लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया। देखो, रमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है, लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है, उसकी खुशी भाग की गई शादी से कहीं ज्यादा होती है। पर मामी, पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है। फिर तो तुम लोग कोशिश तो करो, क्या पता मान जाए। और फिर भी नहीं माने तो मैं हूं ना, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, ठीक है? उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की। तब से आपके बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना। सॉन्ग, मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर, मैं इंदौर था। मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला, मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो और आपको बनाते हो। सर, हम डोमी इस रच में अपनी सोनाली को पता है तेरे सोनाली के किस्से? बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल, सिर्फ मारा नहीं तुमने, तुमने तो बलात्कार किया, बलात्कार किया तुमने। और महेश, तू तो फंसा। तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। साहब, हमारी बात तो सुनिए साहब। ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि
उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब के रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे, कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का। देखिए, मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया। ये भी शक हो रहा है। राजीव, जानते हो हमारी मजबूरी क्या है? हम हर किसी को गुनहगार की तरह देखते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। सर ये आधार कार्ड मिला है, लेकिन सर इस पर नाम और एड्रेस दोनों जल चुके हैं। अरे तो नंबर तो है ना, नंबर से डिटेल्स पता करो। राइट सर, कम ऑन। सर, सुरेश की गाड़ी ने अभी अभी चकिया टोल नाका क्रॉस किया। फास्टैग से हमें लोकेशन मिली है। फैंटास्टिक। लोकल पुलिस में खबर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तुरंत अरेस्ट करवाओ। राइट सर, कम ऑन। सर बता, क्यों मारा नीतू को? सर हमने नहीं मारा है सर हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, तो मारेंगे कैसे? वो तो तुम्हारी साजिश थी, प्लान था। यहाँ से गायब हो जाओ, फिर वापस आके कत्ल करो, और किसी को विश्वास ही नहीं हो गए तुम लोग यहाँ पे। और इसी वजह से एक बार फोन टूट जाने के बाद दोबारा तुम लोगों ने फोन नहीं खरीदा था। सर ये सब कहानियां बना रहे हो आप लोग। कहानियां तो तुम बना रहे हो। मालूम है तुम्हारी माँ की हालत क्या है? देखो। सर क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ मेरी माँ को? अब बताओगे सच? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें नीतू को मार सकते हैं? वो रमाकांत भी तो मार सकते हैं उसको। आवा सर, वो क्यों मारेगा भाई? सर वो नीतू प्रेग्नेंट थी, और जबकि उसको मर्दाना ताकत की कमी थी रमाकांत को, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता रमाकांत के बारे में ये सब? सर मैं ताकत की दवाई देता था हर हफ्ते उसको। बताइए सर, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उस सरफिरे का दिमाग एकदम क्या हो गया होगा? कुछ भी कर सकते सर। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है, आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है, और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करें सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की हो सर एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो। रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ, और सबको रिहा करो। देखो रमाकांत, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है। सच्चाई तो यह है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको। इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में आके तुमने पहले नीतू का रेप किया, उसे मारा, और फिर उसे हाथ पैर काट दिए। और अब पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे हैं ताकि तुम पे शक ना जाए। रमाकांत सरेंडर कर दो अभी। क्या कर रहे हो तुम? भागो रमाकांत। कान में सुनाई दी आवाज, किसी को कुछ मत करो प्लीज, हमसे गलती हो गई। नहीं रमाकांत, ऐसा कुछ मत करो रमाकांत। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे क्या बोल रहा था रे? कजरी को बाहर आने दो। I'm sorry सर, और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सब तो चलता रहता है। अच्छा ये बताओ कि खुशखबरी कब दे रही हूँ? 4था साल चल रहा है तुम्हारी शादी को, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। हाँ तो बस देर किस बात की? सर जो जला हुआ आधार कार्ड हमें मिला था वो दीनू का है, और उस पर एड्रेस झबुआ गांव का प्रिंटेड है। फौरन जाओ वहाँ, पूछताछ करो और पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में। राइट सर। अरे सर कुछ नहीं किया, आपने सर छोड़ दो। साहब बात नहीं बोलता आप सच में।
साहब सच में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब, साहब सच में कुछ नहीं किया। हमने सच में नीतू को कत्ल नहीं किया है। और गहने भी नहीं चुराया जी। अच्छा, तो फिर नीतू के गहने तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? ये मैंने चुराया नहीं है सर जी, वो नीतू ने खुद ही दे दिए थे सर। भैया इसे बेच के अपनी गांव की जमीन छुड़ा लो और ये चोरी चकारी बाकी जितने भी गलत काम है ये सब छोड़ दो। खेती करो और ईमानदारी की जिंदगी जियो, इसमें बहुत सुकून मिलेगा आपको। झूठ बोल रहे हो, और यहाँ बैठ के जब तुम झूठ बोल रहे हो ना, कजरी और बीगन वहां तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं सब? तड़प रहे हैं मतलब साहब? मतलब ये कि रमाकांत बौखला गया है अपनी बीवी की मौत से। एक काम कीजिए साहब, ये गुनाह हम दोनों अपने सर पर लेने के लिए ना मंजूर है सर। अब रमाकांत को फोन कीजिए साहब प्लीज। रमाकांत, हम लोगों ने कातिलों को पकड़ लिया। ये सुखारी, ये तीनों, इनने कबूल कर लिया है कि देखो इनसे नीतू के गहने बरामद हुए। अब तो छोड़ दो सबको प्लीज। हाँ, बात कराओ दोनों से। मालिक गुनाह हो गया हमसे, हमें माफ कर दो। हम अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। अब हमारी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने जोग की तरह खून पिया है नीतू का, इसलिए तुम लोगों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। अगर तुम लोग चाहते होगे इन सबको रिहा कर दूं मैं, तो सबसे पहले तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और एक दूसरे को 5-5 कोड़े मारो। जल्दी चलो। बस रमाकांत, बहुत हो गया, अब छोड़ दो लोगों को। तसल्ली हो गई ना? ए इंस्पेक्टर, बेवकूफ समझा क्या? हाँ, ये लोग कातिल है ही नहीं। माना कि इस सोने की चेन मेरी बीवी की है, लेकिन उस रात उसने ये सब नहीं पहना था, इसलिए टाइम पास बंद कर और असली कातिल को ढूंढ के ला, वरना मैं सबको सच में जला दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए मजाक करना बंद कर। प्रदीप सर, इन दोनों का भी डीएनए चेक करवाओ। ये सभी लोग हमारे संदेह के घेरे में हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। अब शुरुआत से शुरू करनी होगी। और मर्डर वेपन तो मिल गया, लेकिन इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो कपड़े जलाए जा रहे थे वो जीन्स थे, और उनसे हमें यह सुराग मिलता है कि एक नहीं 2 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जीन्स जले हुए थे, और इसलिए फॉरेंसिक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। जीन्स के ये जो बटन है ना, इससे लगता है कि काफी महंगे ब्रांड की जीन्स थे। अब इतने महंगे ब्रांड की जीन्स यहाँ कौन पहनता होगा? सर, आसपास के मार्केट में पता करो कि ऐसे ब्रांडेड जीन्स कौन रखता है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। अब लेट्स गो। अच्छा, इस ब्रांड की जीन्स तुमने हाल फिलहाल में किसी को बेची है? हाँ साहब, बेची है ना। काफ़ी अरसे के बाद पिछले हफ्ते 2 जीन्स बेची है मैंने। वो क्या बहुत महंगी आती है, तो यहाँ इसके खरीदार कम ही मिलते हैं। अच्छा, जिसको ये जीन्स बेची है उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास? एक मिनट में बिल बुक में देख के बताता हूँ। ये देखिए सर, नीतू शर्मा ने खरीदी थी अपने 2 भतीजों के लिए। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। नीतू के गहने तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि जो जीन्स तुम लोगों ने जलाई वो नीतू ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे। उसमें खून के धब्बे लगे थे, इसलिए तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। बहुत जल्द तुम लोगों के स्पिट सैंपल्स क्राइम सीन से मैच होकर पहुंच जाएंगे। उसका इंतजार करोगे या खुद ही सब कुछ बोल डालोगे? क्यों क्या ये सब? रमाकांत को सबक सिखाने के लिए। दरअसल जब हमें पता चला कि हमारा कमीना चाचा हमारी परवरिश करने के लिए हमारी माँ के साथ, तब से हमें उस शैतान से नफरत हो गई। चाचा के होने वाले बच्चे की पूजा के बारे में पता चला, तो हमने प्लान बनाया। और हम ये भी जानते थे कि चाचा के घर से पीपल का पेड़ 10-12 किलोमीटर दूर है, और चाचा को उसे ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इतने में हम अपना काम पूरा करके वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही वो निकला,
अरे तुम दोनों, चलो अब आ गए तो मेरी मदद ही कर दो। इस दौरान चाची का बहुत सारा खून हमारी जीन्स पर लग गया, तो हम दोनों बहुत डर गए। इसलिए हम दोनों ने वो जीन्स जलाकर वहाँ डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से भाग गए। अपनी माँ समान चाची का बलात्कार किया तुम लोगों ने। इतनी घृणित मानसिकता तुम्हारे अंदर घर कर गई। ये केस उन केसेस में से एक है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। रमाकांत का अपनी पत्नी से प्रेम करना, उसकी हत्या के बाद हम पर दबाव डालना जायज था, लेकिन दबाव डालने के लिए उसने जो कोहराम मचाया, 4 मासूम जिंदगी को इतना टॉर्चर किया, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, क्या ये जायज था? नहीं। काश उसने हम पर भरोसा किया तो आज उसकी जगह जेल। आ गई राजकुमारी, आई जॉगिंग करके। चलो आओ नाश्ता कर लो, चलो। हेलो अंकल, कैसे हो बेटा? अच्छा है। चला बाबू, भी ये तो फैक्ट्री में मिलते हैं। ए अंग्रेज, ये स्पून क्या है? हाथ से खा लो। पापा प्लीज नॉट अगेन, मुझे ना ऐसे नहीं होता अनहाइजीनिक तरीके से खाने। क्या बोली है? ज्यादा पढ़ लिख गई तो आई बाबा बैकवर्ड हो गए। आई तू ना मेरी बात को हमेशा उल्टा ही लेती है। तो तू कौन सी सीधी है? एक्स्ट्रा क्लास बोल के लड़के के साथ कॉफी शॉप में गई थी, तेरे बाबा ने देखा था कल तुझे वहां। कौन था वो लड़का? बाबा वो कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज फ्रेंड? वैसे दिखने में अच्छा था, अच्छा दिख रहा था। बाबा ही इज जस्ट अ फ्रेंड। तो मैंने कब कहा कि वो मेरा दामाद बनने वाला है? हाँ? कल चला बाबा। आई देखो ना, फिर वही अपेंडिक्स का दर्द। डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। ईशा, ड्राइवर को वो गाड़ी निकालने के लिए वही अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना मैडम, पैसे जमा कर दूंगा मैं। पहले मेरी बेटी का इलाज तो शुरू करवाओ। किडनी में स्टोन है उसको, दर्द से तड़प रही हो, दिख नहीं रहा आपको? भाऊ, इसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर पाटिल ने कहा ना, जब तक एडवांस जमा नहीं कराओगे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। डॉक्टर पाटिल की तुम्हें, तेरे को बोला था ना नीलम कि लालची लोगों के अस्पताल में नहीं दिखाना पीहू को। अरे गोविंद क्या कर रहा है यार, जल्दी डालना अकाउंट में पैसे। हाँ कितना वेट करेगा सर? डॉक्टर पाटिल मेरे अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे सर। देखना इनको सर, सर मेरी बेटी का इलाज शुरू करवाइए ना सर, मैं थोड़ी देर में पैसे जमा कर दूंगा सर सारे। डॉक्टर अस्थाना कुटे आए, इनको वही देखते हैं। डॉक्टर अस्थाना अभी हॉस्पिटल में नहीं है, तब तक मैं देखता हूँ, तुम्हें काळजी करू नका। डॉक्टर अस्थाना हॉस्पिटल में आने वाले, तब तक मैंने भाऊ को पेन किलर इंजेक्शन दिया है। ठीक है? साले मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ रईसों की आगे पीछे घूम रहा है। ताले छोड़े वाले चमचे, साला लालची चमचा अभी साला 5 मिनट में आके तेरे मुंह पे पैसे फेंकता हूँ साले। और सुन, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो ये हॉस्पिटल जला दूंगा मैं, आग लगा दूंगा, समझ के रखना। डॉक्टर साहब, इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप ये रख लीजिए, इससे इलाज हो जाएगा ना मेरी बेटी का? हाँ, अब ये सब मत करिए। डॉक्टर पाटिल, इनकी बेटी का इलाज शुरू करिए। ईशा मेरा पर्स दे। आई, आपका पर्स तो गाड़ी में रह गया। वही नहीं, तुम ही काळजी करू नका, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। थैंक यू भाई। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ईशा मैं पर्स लेके आती हूँ। अरे वही नहीं,
बाउला करना था। ऑपरेशन शुरू होने वाला है, आप चलिए मैं आती हूँ। शायद थोड़ी देर में आ जाएंगी बट नहीं है अभी। अरे ईशा कहाँ पर है बहू? वहां पर अंकल, बट अभी तक ना डॉक्टर नहीं आए हैं। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदर एक पेशेंट से मिलना है। और ये बैग में क्या है? बैग चेक कराओ। अरे अटैक कर घुसे हॉस्पिटल में क्या? निकल बाहर। शांत बैठ, एकदम चुप। लेट्स गो। चुप, कोई चालाकी नहीं है, शांत बैठो। सबके फोन लेकर डाल इसमें। क्या? ओके सर, पूरे आजीवन हॉस्पिटल का हॉस्टल बनाया और अंदर से लगातार गोली की आवाज आ रही है। जल्दी चलो, मूव फास्ट। जिसके लिए वो काम तो पहले कर यार। पुलिस आ गई है बाहर। वो मिला? एक वार्डरूम अंदर से बंद, लग रहा है वही है। मोहन भाऊ, अरे दरवाजा कशाला उघडता है? अरे प्रसाद भाऊ और ईशा, अरे दरवाजा खोलकर मरना है क्या? कौन है अंदर? सर मेन एंट्रेंस बंद किया गया है। एक गार्ड को गोली मारकर उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर, पेशेंट और स्टाफ को बंधक बनाया गया है। सर पता करो हॉस्पिटल के अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? जी सर। हे बगा साहब, यही थे वो तीनों। ये देखिए, कुछ पता चला क्या? सर ये तीनों पर्पसली कैप पहन कर आए थे ताकि सीसीटीवी में इनका चेहरा ठीक से कैप्चर ना हो पाए। एक मिनट, लेट मी सी। ये तीनों यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या? कभी देखा इनको यहाँ पे? नहीं साहब, इसके पहले इनको कभी नहीं देखा। सर साहब, अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था, इतना गुस्से में था वो कि वो तो डॉक्टर पाटिल के साथ हाथापाई करने वाला था और उसके जाने के बस 5 मिनट के बाद ही ये तीनों आ गए थे सर यहाँ पे। कौन था वो? ये नहीं मालूम साहब, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए आया था। उसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी बेटी का इलाज करना चाहता था, लेकिन उसके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं थे। इसी की वजह से तो झगड़ा हुआ सर। उसकी बेटी और बीवी तो अभी भी अस्पताल में अंदर है। क्या हुआ पीयू? साहब ये देखो, यही था वो आदमी जो धमकी देके गया था। बहुत गुस्से में था साहब वो। सर इस आदमी के निकलने के 5 मिनट बाद वो तीनों क्लियर अंदर आए। क्या वाकई में इस आदमी ने उन तीनों को यहाँ भेजा होगा? इस गार्ड ने बताया कि उस आदमी की बेटी और बीवी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। फिर भी पता करो ये आदमी कौन है। पेशेंट की फैमिली और इस हॉस्पिटल के ऐसे झगड़े पहले भी बहुत हुए हैं। एक आदमी ने तो हॉस्पिटल पर इल्जाम भी लगाया था कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई थी। और सर इंटरनेट पर इस हॉस्पिटल के ऐसे रिव्यू है कि यहाँ पर बहुत महंगा इलाज होता है। तो क्या ये मामला हॉस्पिटल से जुड़ा है या फिर कोई और चक्कर है सर? कैसे भी करके इन तीनों अटैकर्स की इंफॉर्मेशन हमें, लापरवाही नहीं चाहिए। तुम वहां पहुंच चलो,
और तुम वहां पे चेक करो, नजर रखो। सर अंदर घुसने के चारों तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे फोन करो। जी सर। सर कोई उठा नहीं रहा है। गार्ड इधर फर्स्ट। हाँ साहब। हॉस्पिटल में से किसी भी स्टाफ का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? अरे साहब मैं खुद ही 4-5 लोगों को अंदर अस्पताल में फोन कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सबका फोन बंद आ रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। ठीक है तुम जाओ। हो सर। सुबह से लेकर अब तक की सारी फुटेज चेक करो, एंटी रजिस्टर चेक करो, पता करो कि पेशेंट, उनकी फैमिलीज और स्टाफ को मिला कि हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी निकालने की कोशिश करो। जी सर। सर मीडिया। मीडिया को एकदम दूर रखो। जी सर। सर वो आदमी जो हॉस्पिटल वालों से झगड़ा करके गया था वो एक हिस्ट्री शीटर है। क्या? यस सर, सरवन नाम है उसका और 2 महीने पहले वो छूट के आया जेल से और सर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर था वो। तो क्या अंदर जो 3 लोग हैं उस सरवन से कनेक्टेड हो सकते हैं? क्या ये वाकई में हॉस्पिटल से बदला लेने आए? चेक किया ना ऊपर? प्रति चेक केलस ना? वो चेक किया है, जितने भी लोग थे सबको इधर लाके रख दिया है। जा फिर से चेक कर। चल 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 चल। भाऊ क्या रायता फैला के रखा है, 10 मिनट का काम था लेकिन तूने बाहर पुलिस ने घेर लिया है। ए, जब मेरे साथ आया था तेरे को मालूम नहीं था क्या पुलिस का लफड़ा होगा करके? हाँ? सरवन की सीसीटीवी फुटेज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। जी सर। ऐसी हॉस्टेज सिचुएशंस में वक्त एक मेजर रोल प्ले करता है। एक एक सेकंड विक्टिम्स की जान पे खतरे की तरह मंडरा रहा होता है। अभी हमें खुद नहीं पता कि अंदर चल क्या रहा है। क्रिमिनल्स के पास सिर्फ पिस्टल्स हैं या एक्सप्लोसिव भी है, लेकिन सिचुएशन बहुत रिस्की है। विक्टिम्स की जान बचाने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम क्रिमिनल्स के साथ बात करें, उनकी डिमांड सुने और विक्टिम्स की जान बचाने के लिए उनके साथ किसी भी तरह नेगोशिएट करें। सर इस हॉस्पिटल में प्रसाद मालवणकर एडमिट है। प्रसाद मालवणकर? यस सर, और वो है उसकी बीवी। समझ, उनको अंदर लेकर आओ तुरंत। यस सर। मैम आप चलिए हमारे साथ, उनको आने दो। आप लोग रुकिए, आप आइए। रुकिए, रोको इनको, चलिए। चूक झाली भाऊ, हमको क्या मालूम था आप यहाँ पे हो करके। हम जैसे छोटे मोटे गुंडे आपसे पंगा लेंगे क्या? हो भाऊ, हम तो किसी और के सुपर ही लेने आए थे। मेरे पति अंदर एडमिट है और आप ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई गलत धंधा नहीं करते। हाँ, इनकी फैक्ट्री है उनकी। इनकी फैक्ट्री तो बाद में खुली है ना माधवी जी, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद मालवणकर पहले भी अंदर हो चुका है। आप ये 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, हाँ वो कोई गलत धंधा नहीं करते। मेरे पति और बेटी की जान खतरे में है। देखिए माधवी जी, हम जानना चाहते हैं कि अंदर कौन लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना गैंग हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब प्रसाद मालवणकर से चुकता करने आया हो और उन्होंने आपके पति की वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होस्टेज बना लिया। ये क्या कह रहे हैं? अजीब, किसी की कटकाठी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानती हैं? कभी आपके घर आया हो, आपने कहीं भी देखा हो? ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। प्लीज मेरी बेटी और पति को बचा लीजिए। वहां अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और मेरी बेटी फोन भी नहीं उठा रही। क्या आपकी बेटी का फोन चालू है? हाँ, बेल जा रही है। उसको फोन लगाइए। अरे अंदर जाना है मुझे। अरे मेरी बेटी और बीवी अंदर है, अंदर जाना मुझे। सर वो श्रवण आ गया, लेके आओ उसको। मैडम को साइड में बिठा। एक मिनट आने जाने दो। हाँ आइए, चलिए। अभी कुछ देर पहले धमकी देके गया था तू और अब खुद वापस आ गया। अब बोला क्या चाहते हैं? देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत टेढ़ा आदमी है। थाने में रिकॉर्ड है तेरा। तो पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 अटैकर्स अभी अंदर हैं वो तेरे ही आदमी है? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अंदर मेरी बेटी और बीवी है साहब।
बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने निकला था। देख सर, अगर मुझे बाद में पता चला ना ये सारा तेरा ही नाटक है तो याद रखना इस बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब साहब एक बार गुस्से में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आदमी गलत हूँ। सर मैं कोई क्रिमिनल। एक मिनट सर, अंदर कहीं पकिया तो नहीं है? कौन पकिया? पकिया वही साहब जिसको नशे की हालत में मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने, उसी की सजा काट के बाहर आया। लेकिन जिस दिन से मैं जेल से बाहर निकला हूं ना उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि मेरे यहाँ होने की खबर उसको हो और यहाँ मुझे मारने आया हो। राजीव, इस फुटेज को ध्यान से देख। इसमें वही 3 अटैकर्स हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। इनमें से किसी की कटकाठी देख ऐसा लग रहा है कि वो पकिया हो सकता है। ध्यान से देखो, जल्दी बोल। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को पकिया ने यहाँ भेजा हो। सर टेढ़ा आदमी है साहब वो। इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल रहा है। सर फिर भी पता करते हैं पकिया है कौन। वो तो पता ही करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। प्रसाद की बीवी ने बताया कि उसकी बेटी ईशा का फोन चालू है। कुठे ठेवलाय फोन? अरे भाऊ, वहीनी का फोन। नमस्ते वहीनी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो तुम? भाऊ का दोस्त बोल रहा हूँ मैं। हेलो माधवी जी, कौन था ये? इसको जानती हैं? इस आवाज को पहचानती हैं? मैं नहीं जानती इसे। और वो आपको वही नहीं बोल रहा था? लेकिन मैं नहीं जानती कौन है ये। माधवी जी, ये साफ साफ कह रहा है कि प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया, तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया है। हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए, आपके पति को किसी से जान का खतरा है? मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन, उसको तो पता होगा ना? बुलाइए उसको। मोहन खुद अंदर है। What? मोहन अंदर है? हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाव को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है। उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा। सुधीर को फोन लगाओ। सर, सुधीर का फोन बंद आ रहा है, पता करो ये कहाँ पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। चले जाओ यहाँ से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो, गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है, उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? देख, हम अंदर फंसे हुए हैं और तुमको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? वो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब, मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना है। जैसे ही दरवाजा खुले बाहर निकल जाना। हाँ, रेडी? हाँ? कोई फायर नहीं करेगा, ओके? ए, आगे नहीं भाई, वहीं रुको। कोई आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी, कोई आगे नहीं आएगा, आराम से।
देखो, फायर मत करो। हमें बताओ तुमने उन्हें आने क्यों नहीं दिया बाहर? बस बहुत हो गई दरिया दिली, अब और नहीं करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, तुमने एक मां की, एक बेटी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा, ये देख के हमें अच्छा लगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ ना। प्रसाद मालवणकर ने मेरे बाप को मारा था, अपने बाप का मौत का बदला ले रहा हूं मैं, समझे? देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी प्रसाद मालवणकर से है तो बाकी लोगों की जान क्यों ले रहे हो तुम? ये खून खराबा बंद कर दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, वादा करते हैं तुमसे। अब ना वो जिंदा बचेगा ना कोई और। चले जाओ यहां से। देखो मेरी, बोला ना चले जाओ यहां से, समझ में नहीं आता क्या? हाँ? देखो तुम फायर मत करो, मेरी बात सुनो। अब अगर तेरा भूपू फिर से बजा ना तो एक एक करके सबको मारूंगा यहां पे, समझा क्या? माधवी जी, प्रसाद ने किसको मारा था? ये सब झूठ है, उन्होंने किसी की जान नहीं ली। ये तो बोल रहे हैं कि प्रसाद ने इनके बाप को मारा था। कौन है वो बताइए ना। मैं नहीं जानती, मैं नहीं। राजीव, कोई अपडेट इन तीनों के बारे में? कुछ पता चला कौन है ये तीनों? सर, इनका सीसीटीवी ग्राफ सर्कुलेट किया पर कुछ पता नहीं चल पा रहा सर। सर सुधीर की सीडीआर आई है मेल पर। फोन बंद करने से पहले सर उसने 2 फेक आईडी के नंबर्स पे कॉल किया था। मतलब इन तीनों क्रिमिनल्स को सुधीर ने यहाँ भेजा होगा। इसने बताया कि प्रसाद ने इसके बाप को मारा था, तो इसमें सुधीर का क्या रोल होगा? सर, हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो आदमी कोई डिमांड नहीं कर रहा है। सर, मैं लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिनको उसने होस्टेज बना रखा है। जी सर। क्यों किया ये सब? फायर क्यों किया? हम बाबू को बचाना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ बैठ कर जब सोचते रहेंगे। चुप! तुम लोगों के गैंग वॉर की वजह से इतने मासूम लोगों की जान खतरे में। क्या समझ रखा है? मजाक है ये? सर ईशा के नंबर से वीडियो कॉल आया। सर गोली चला के अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। अब एक एक करके सबकी लाशें बिछाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। देखो, हम मानते हैं कि गोली चली थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। देखो, हमें बताओ, तुम चाहते क्या हो? सबकी मौत, बात खत्म। हीरो बनोगे सालो, हीरो बनोगे। एक बार सब छोड़ दो हमको, हम तीनों जाके बूंद देंगे सालों को। बस बहुत हो गया। अभी सिर्फ इतना बोल, ये तीनों कौन है? ध्यान से देख, यही तीनों अंदर है। कौन है वो? ये दोनों तो मालूम थे, लेकिन ये तीसरा जो है वो किधर देखा देखा लग रहा है। कौन है ये? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। साहब एक मिनट। वो जो लड़के दिखा है उसमें एक जो है वो अकबर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। कौन सा अकबर है? कौन अकबर? ये वाला। इसका बाप पहले भाऊ के साथ में काम करता था, साले ने दगा दिया था हमको। तो प्रसाद ने इस अकबर के बाप को मारा था? भाऊ ने नहीं मारा। हम तेरे बाप के कातिल को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुझे इन सबको छोड़ना होगा। अकबर, बोल अकबर, तुझे अपने बाप का कातिल चाहिए? हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं प्रसाद और उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सुधीर को अंदर भेजो, मैं बाकी सबको एक एक करके बाहर भेजता हूं। ठीक है अकबर, ठीक है, हम भेजते हैं सुधीर को।
ए बहिणी, तू रडू नको, तू टेंशन मत ले। अरे मैं भाऊ के लिए कुर्बान होने जा रहा है, कुछ नहीं होने देगा मैं भाऊ को और ईशा को लेके आएगा। अकबर मान जा यार। अरे मान लेना उनकी बात यार, निकल जाएंगे उनके साथ, क्यों नहीं समझ रहा है? इंस्पेक्टर, एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, कान खोल के सुन लेना। पहले सुधीर अंदर आएगा, बाद में सब लोग बाहर जाएंगे, समझा? ठीक है, दरवाजा खोलो। अकबर, सुधीर दरवाजे पे खड़ा है, सबको बाहर निकलने दो। आगे मत बढ़ना। कोशिश मत करना, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ दे उसे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, छोड़ दे उसे। पीछे लेके जाओ उसे। राजीव, संभालो इनको, जाओ मत। मुझे तो पकड़ लिया इंस्पेक्टर, लेकिन अभी तक इस कांड के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़े तुम। तंग आ गया था प्रसाद से। साला जो भी काम करो उसकी मर्जी से करो। बहुत दान धर्म किया था उसने। मेरे को अकेले उसके धंधे पे राज करने का था। तो तूने अकबर को सुपारी दे दी। 10 साल से दुश्मनी पाल के बैठा था अपने बाप के। आसानी से गेम बजा देगा साला। 5 मिनट का काम करने के लिए पूरा पूरा रायता फैला दिया उसने। मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा सनकी है। तूने अपने फायदे के लिए कितने मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दी। अपराध की दुनिया में रचे बसे लोग कुछ अलग ही मिट्टी के होते हैं। यहां पारिवारिक रिश्ते, आपसी जज्बात कभी ना कभी किसी की नफरत या बदले की भेंट चढ़ ही जाते हैं। प्रसाद मालवंकर ने सालों पहले अपने परिवार के लिए आपराधिक दुनिया को छोड़ के एक सामान्य नागरिक बनने की कोशिश की थी। लेकिन अपराध की अंधेरी दुनिया में सब कुछ काला होता है। यहां बढ़ाया हुआ एक कदम कभी भी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता।